हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो हमारी आधारित होने वाली है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पे। तो जानेंगे इस हफ्ते की देश दुनिया की तमाम खबरें। तो आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपकी इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके जितने भी एग्जाम है उन सभी के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स आपका काफी पूछा जाता है। तो देख लेते हैं पहली न्यूज जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, काफी चर्चा में रही है। वो है रूस की ओरेश्निका हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण। तो रूस ने हाल ही में एक मिसाइल का परीक्षण किया है जिसका नाम है ओरेश्निका, और ये मिसाइल का जो प्रकृति है, इसका जो नेचर है वो है हाइपरसोनिक। तो आपने मिसाइल के जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है, उसके बारे में काफी सुना होगा। सुपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ये रूस की अत्याधुनिक और घातक हाइपरसोनिक मिसाइल है। क्यों चर्चा में रही? तो हाल ही में रूस ने इस मिसाइल का क्या किया है, परीक्षण किया है। इस मिसाइल को दागा है किस पे? तो प्रकार है मध्यम दूरी की हाइपर बैलिस्टिक मिसाइल है। तो आप सभी जानते हैं कि लगभग 4-5 साल से रूस और यूक्रेन के मध्य एक वॉर चल रहा है, जो कि 2021 से आपका चल रहा है, जिसको कि लगभग आपके 5-6 साल हो चुके हैं। अभी तक दोनों देशों के जो संबंध है वो आपके काफी तनावपूर्ण है। दोनों देश एक दूसरे पे अटैक करते रहते हैं, जिसके कारण जो राजधानी कीव है, जो कि यूक्रेन की कैपिटल है, उसको काफी नुकसान पहुंचा है। बार बार जो रूस के द्वारा हमले किए जाते हैं उसी के द्वारा। तो रूस ने इस मिसाइल से यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, उस पे हमला किया है, जिससे कि काफी जान मान की हानि हुई है, काफी वहां पे नुकसान पहुंचा है। तो ये मिसाइल इतनी पावरफुल है, इतनी अधिक मतलब इसकी क्षमता है, जो कि पूरे यूरोप को लक्ष्य कर सकती है, पूरे यूरोप को आपका तबाह कर सकती है। तो इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी जो स्पीड है वो है 10 मैक, यानी 10 मैक इसकी स्पीड है, जो कि ध्वनि से आपकी 10 गुना अधिक है। इसकी जो मारक रेंज है वो है आपकी कितनी, 13,000 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या है, मारक रेंज है। और लगभग आपका 3,000 से 5,500 किलोमीटर की जो दूरी है उसको लक्ष्य कर सकती है। वॉरहेड की बात करें तो कौन सा टाइप है आपका यहाँ पे, तो आपने कई बार सुना होगा कि कुछ कन्वेंशनल टाइप के जो वॉरहेड होते हैं, मतलब जो हथियार होते हैं, कुछ आपके परमाणु हथियार होते हैं। तो यहाँ पे पारंपरिक और दोनों वॉरहेड को ले जाने में ये मिसाइल आपकी सक्षम है। तो मिसाइल जो होती है हथियारों को ले जाती है, आप सभी ने काफी अच्छे से सुना भी होगा। तो विशेषता है MIRV तकनीकी से ये आपकी लैस है। तो ये मिसाइल आपकी काफी चर्चा में रही है आजकल न्यूज में। तो इसकी हमने बात की, प्रकृति क्या है, हाइपरसोनिक की है, किस पे हमला किया गया, यूक्रेन पे हमला किया गया इस मिसाइल के द्वारा, और ये मतलब काफी घातक है। इसका उपयोग यूक्रेन और उसके आसपास के क्षेत्रों पे किया गया है, जिसके कारण भीषण जानमाल की हानि हुई है। तो 10 मैक इसकी जो गति है, ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक है, जिसको कि रोकना संभव है। मारक क्षमता की बात करें तो 3,000 से 5,500 किलोमीटर। इसके अलावा वॉरहेड क्षमता क्या है, तो दोनों प्रकार के हथियारों को ले जाने में ये मिसाइल आपकी सक्षम है। MIRV टेक्नोलॉजी पे आधारित है, जिसका फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक है, जो एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं। तो मिसाइल का नाम आपको याद रखना है, ओरेश्निका मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल। नेक्स्ट करंट अफेयर से आपका भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपका बनने जा रहा है। कहाँ पे? बैंगलोर में बनने जा रहा है, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है। विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम के तौर पे आपका ये जाना जाएगा। तो ये दूसरा है। तो आप सोच रहे होंगे कि पहला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, कौन सा है? तो पहला क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पे आपने सुना होगा कि काफी टेस्ट मैच भी देखे होंगे, बहुत सारे मैच आपके वहां पे होते हैं, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में है। देश का पहला सबसे बड़ा स्टेडियम है, और इसका नाम पहले मोटेरा स्टेडियम था। तो इसका नाम बाद में भारत के प्राइम मिनिस्टर जो प्रेजेंट टाइम में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके नाम पे रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब आपका कर्नाटक के बैंगलोर में बनने जा रहा है एक स्टेडियम। बैंगलोर जो कि कर्नाटक की कैपिटल है, वहां पे एक स्थान है जिसका नाम है तालुक के सूर्यनगर में आपका निर्माणाधीन है। और इसकी जो अधिकतम कॉस्ट आएगी, जो इसकी लागत होगी, वो होगी
943 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। फिर है इसकी जो क्षमता है, इसमें आपके 80,000 जो है दर्शक इसकी क्षमता होगी, जो कि यहाँ पे मतलब रहेंगे बैठेंगे। ओके, तो यह विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगा। तो स्टेडियम की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी? तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार इसका निर्माण किया जाएगा। अत्याधुनिक फ्लड लाइट सिस्टम यहाँ पे होगा। आधुनिक पैवेलियन और ड्रेसिंग रूम यहाँ पे होगा। बड़ी डिजिटल स्क्रीन और स्मार्ट डिस्प्ले यहाँ पे होगा। पर्याप्त पार्किंग सुविधा यहाँ पे होगी और फूड कोर्ट और अन्य प्रीमियम सुविधाएं यहाँ पे होगी। तो ये स्टेडियम ये दिखाता है कि यह स्टेडियम न केवल क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक ऐतिहासिक उपहार होगा, बल्कि भारत के में खेल के भविष्य को नई ऊंचाई पे ले जाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। ये पिक्चर है गुजरात के जो अहमदाबाद में है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, उसकी। तो कुछ और जान लेते हैं इसके बारे में। तो गुजरात का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो यह स्टेडियम अहमदाबाद के मोटेरा क्षेत्र में साबरमती रिवर के किनारे आपका स्थित है और ये इसका जो स्वामित्व है वो किसके पास है? गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के स्वामित्व और प्रबंधन में है। और यहाँ पे बैठने की जो क्षमता है वो है 1,32,000 दर्शकों की, और जो आपका बनने जा रहा है कर्नाटक में उसकी होगी 80,000। तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी इसको माना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मैचों की ये मेजबानी करता है। बहुत सारे मैच आपके यहाँ पे खेले जाते हैं, जैसे कि आईपीएल हो गए। इसके अलावा प्रमुख क्रिकेट आयोजनों का केंद्र है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्व स्तरीय स्टेडियम है और इसको पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का प्रमुख भाग है, जो भारत के सबसे बड़े खेल परिसरों में से एक है। तो आप सभी अच्छे से परिचित होंगे कि गुजरात में ही नर्मदा नदी के तट पे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको कि भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, उनका सबसे बड़ा स्टैट्यू है। ओके, तो ये आपका काफी न्यूज में रहा है। नेक्स्ट खबर थी आपकी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत यात्रा। तो हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री जो है मार्को रूबियो, उनकी पहली भारत यात्रा थी। इसके अलावा उनकी पत्नी, जिनका नाम है रूबियो जेनेट, वो भी भारत की यात्रा पे आए थे और भारत में इन्होंने बहुत सारे स्थानों का भ्रमण किया है। जैसे कि सबसे पहले कलकत्ता में ये आए थे, उसके बाद कलकत्ता में आए, उसके बाद कलकत्ता से आगरा गए ताजमहल देखने, उसके बाद ये गए जयपुर, तो पिंक सिटी जयपुर में भी ये गए। तो दौरे की अवधि थी 25 से 26 मई 2026। तो उद्देश्य था ट्रंप प्रशासन की अमेरिकी फर्स्ट नीतियों के बावजूद उपजे तनाव को कम करना, भारत अमेरिकी रणनीतिक संबंधों को सुधारना। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत और अमेरिका के जो रिलेशन है काफी आपके तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। बहुत सारी दोनों देशों के बीच काफी तनाव है, काफी संघर्ष देखने को मिलता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इंडिया पे बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए थे, जो कि उनकी अमेरिका जो फर्स्ट नीति है, मेक अगेन अमेरिका ग्रेट अगेन, इस तरह से उनकी जो पॉलिसी है उसके तहत भारत को इसका काफी नुकसान भुगतना पड़ा है। और ट्रेड डील हुई थी वो भी आपकी कैंसिल हो चुकी थी बाद में आपका, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट था उसने बोला कि ये टैरिफ आपका मान्य नहीं है और सभी देशों पे टैरिफ को कम किया गया था। फिर है मुख्य बैठकें क्या हुई, तो इन्होंने सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ बैठक की, द्विपक्षीय वार्ता की और मोदी जी को आपका इनविटेशन दिया कि मैं आपको बुलाने आया हूं और आपके मित्र ट्रंप जी, डोनाल्ड ट्रंप ने आपको व्हाइट हाउस में बोला है कि यहाँ व्हाइट हाउस में आना। फिर आपका वहाँ पे जो द्विपक्षीय संबंध है उन पे बातचीत होगी। तो बुलावा के तौर पे आए थे मार्को रूबियो। इसके अलावा इन्होंने दूसरे दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की और क्वाड की मजबूती और व्यापक समझौते पे काफी चर्चा हुई। तो क्वाड का सम्मेलन इस साल भारत में होने जा रहा है, पहले अर्ली 2026 में होने वाला था, लेकिन अभी कुछ कारणों से पीछे चला गया है और लास्ट आपके इस साल के उसमें होगा, इस साल का जो लास्ट वाला वो होगा वहाँ पे। और यहाँ पे रक्षा और सुरक्षा सहयोग पे बातचीत की गई है, व्यापार और निवेश का विस्तार करने की बात की है और इंडो पैसिफिक और क्वाड सहयोग पे बातचीत करने की बात कही है, प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी। नेक्स्ट न्यूज थी आपकी हाल ही में जो चाइना है, उन्होंने एक अंतरिक्ष मिशन भेजा है जिसका नाम है शैनझोउ 23 अंतरिक्ष मिशन। ये किसका है? चीन का है और ये आपका काफी न्यूज में रहा है। और ये कब लॉन्च किया गया? 24 मई 2026 को इसकी लॉन्चिंग डेट थी, चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया।
चीन ने अपने तियांगोंग स्पेस स्टेशन, तो चीन का एक अंतरिक्ष मतलब इस स्टेशन है जिसका नाम है तियांगोंग स्पेस स्टेशन। तो अंतरिक्ष स्टेशन का नाम आपने कई बार सुना होगा कि भारत भी अब अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, काफी न्यूज में भी रहा था। तो 3 सदस्यीय मानव युक्त मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है आपका सैनझाओ 23 अंतरिक्ष मिशन। ओके, नेक्स्ट है आपकी इसकी विशेषता क्या है। तो इस मिशन में हांगकांग की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री लाई का यिंग शामिल है। तो कौन है इसमें सम्मिलित, कौन इंक्लूड है? लाई का यिंग इसमें सम्मिलित है, द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट फ्रॉम हांगकांग। तो इनको हांगकांग की पहली महिला एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री के तौर पे भी जाना जा रहा है। फिर है मिशन का लक्ष्य क्या है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान करना, भविष्य के चंद्र मिशन 2030 के लिए तकनीक का परीक्षण करना। तो आपने इंडिया के चंद्र मिशन के बारे में सुना होगा, चंद्रयान फर्स्ट 2008 में गया था, फिर दूसरा चंद्रयान भेजा, फिर तीसरा चंद्रयान 2023 में, जिसके कारण कि हमने एक अंतरिक्ष डे भी रखा है आपका 23 अगस्त को, जिस दिन इंडिया ने जो चंद्रयान 3 था उसने साउथ पोल पे आपकी लैंडिंग की थी। तो इसका उद्देश्य है, मिशन के मुख्य उद्देश्य है वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोग, स्पेस स्टेशन के उपकरणों का परीक्षण, चंद्र मिशन 2030 की चाइना की तैयारी है, इसके अलावा मानव अंतरिक्ष उड़ान की क्षमता बढ़ाना। तो ये मुख्य खबरें रही इस हफ्ते की। और रूस की ओरेश्निका हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण आपने पहली न्यूज देखी। दूसरा था, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है बेंगलुरु के सूर्यनगर में, जिसकी लागत है 943 करोड़ और यहाँ पे जो दर्शक क्षमता है वो होगी 80,000 दर्शक क्षमता के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। फिर है अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत यात्रा। तो 4 दिवसीय भारत यात्रा पे आए थे अमेरिकी विदेश मंत्री। भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है उनको अच्छे करने, उनमें जो तनाव था उसको कम करने। और चीन का सैनझाओ 23 अंतरिक्ष मिशन जो कि 24 मई 2026 को आपका लॉन्च हुआ, हांगकांग की पहली महिला एस्ट्रोनॉट इसमें शामिल है। वैज्ञानिक अनुसंधान और चंद्र मिशन 2030 की तैयारी को लेकर ये आपका आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं कौन। नेक्स्ट न्यूज है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पहली सम्मेलन। तो ये क्या है, तो केंद्रीय गृह मंत्री जो है हमारे अमित शाह, तो इन्होंने राजस्थान के बीकानेर में सांचू सीमा चौकी पर बीएसएफ जवानों को संबोधित किया। तो इसको पहली सम्मेलन के तौर पे आपका जाना जा रहा है, जो कि बीकानेर राजस्थान में हुआ है। और इसकी महत्वपूर्ण जो घोषणाएं हैं, मेजर अनाउंसमेंट है, वो क्या थे? एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती, तो एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती, डिप्लॉयमेंट ऑफ एंटी ड्रोन सिस्टम। तो सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे, ये उन्होंने कहा है। दूसरी बात, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भारत सरकार का है, जिसमें जो विलेज एरिया के जो सीमावर्ती गांव है उनको डेवलप करना, उनको अच्छा बनाना। वहां पे बहुत सारी समस्या हमको देखने को मिलती है, तो ये भी इस जो अनाउंसमेंट था उसका एक हिस्सा रहा है। तीसरा अनाउंसमेंट था 14 नई महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन। तो बीएसएफ की 14 नई महिला बैरकों का वर्चुअल कब से उद्घाटन किया गया। तो सम्मेलन की मुख्य विशेषता आपकी रही है सीमा सुरक्षा को और मजबूत करना, जवानों का मनोबल बढ़ाना, सीमा क्षेत्रों में विकास और सहयोग बढ़ावा देना, जन भागीदारी और स्थानीय समुदाय का सशक्तिकरण करना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड लोकल एम्पावरमेंट, सीमा पर सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत का संकल्प। तो कमिटमेंट टू अ स्ट्रॉन्ग, सिक्योर एंड प्रॉस्परस इंडिया एट द बॉर्डर। तो बूस्टिंग द मोरल्स ऑफ जवान, स्ट्रेंथनिंग बॉर्डर सिक्योरिटी, ये इसकी महत्वपूर्ण फीचर है, इंपॉर्टेंट विशेषता रही। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसके बारे में जान लेना काफी इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में आपका बना रहता है। दूसरा है अम्मा दीदी बहनी बस सेवा। तो बहनी का नाम आपने काफी सुना होगा। तो हाल ही में जो भारत की राष्ट्रपति है जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, तो इन्होंने सिक्किम की यात्रा की थी। तो सिक्किम की राजधानी में इन्होंने अम्मा दीदी बहनी पिंक बस सेवा का शुभारंभ किया था। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च द अम्मा दीदी बहनी पिंक बस सर्विस इन गैंगटॉक, द कैपिटल ऑफ सिक्किम। उद्देश्य है राज्य में महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुलभ सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना।
to provide safe and accessible public transport for women in the state. Next feature, यह बस सेवा का पूरा संचालन ड्राइवर और कंडक्टर केवल महिला स्टाफ द्वारा ही किया जाएगा. The entire operation of this bus service, both driver and conductor, will be handled exclusively by female staff. तो कई बार आपने सुना होगा कि महिलाओं के खिलाफ बहुत सारे अपराध हमें देखने को मिलते हैं, कभी जो बस के कंडक्टर होते हैं उनके द्वारा, जो अन्य लोग होते हैं उनके द्वारा. तो इसलिए इसका जो बस का जो संचालन करेगी उसमें ड्राइवर भी महिला होगी और कंडक्टर भी आपकी महिला होगी. तो सेवा की विशेषता है महिलाओं के लिए सुरक्षित और आनंदमय यात्रा, गंगटोक शहर के प्रमुख मार्गों पर संचालन, महिला सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देना, पर्यावरण के अनुकूल आधुनिक बस. तो ये थी अम्मा दीदी बहनी बस सेवा योजना. और ये पिंक बस है, तो ये आपका सिक्किम से बनती है. एक इम्पोर्टेंट न्यूज. तो ये थी उनकी सिक्किम की यात्रा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की. तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सिक्किम गवर्नमेंट पिंक सिटी रनर बस इनिशिएटिव लाया गया उनके द्वारा. तो बहुत सारी चीजें आपकी पूछी जा सकती है. इस हफ्ते की अगली सुर्खी है एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ. तो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन काफी न्यूज में रहा है. इसका 68वां जो सत्र है, उसका जो सेशन है वो आपका इंडिया में लॉन्च हो रहा है, यानी 68वां सेशन ऑफ द एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइज. तो नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम की मेजबानी भारत के द्वारा की गई. तो इंडिया होस्टेस दिस इवेंट ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली. तो ये कौन सा है? 68 है, एपीओ है. और एपीओ आपका कब बना था, इसकी स्थापना के बारे में आपका पूछा जाता है. तो 1961 में बना था. भारत इसका संस्थापक सदस्य है. इसके अलावा 2025-26 के लिए एपीओ की अध्यक्षता भारत कर रहा है. और एपीओ का उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना है. तो इंडिया इज द प्रेसिडिंग ओवर एपीओ फॉर द टर्म 2025-26. Its objective is to enhance industrial productivity in the Asia Pacific region. तो एस्टैब्लिशमेंट स्थापना हुई थी 1961 में. मुख्यालय है टोक्यो जापान में. एंड सदस्य देश है 21 एशिया प्रशांत क्षेत्र के एशियाई उत्पादक संगठन में. और इसका सम्मेलन, इसका 68वां जो सत्र है, इस बार भारत में आपका हो रहा है. महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी औद्योगिक विकास, उत्पादकता सुधार यानी प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, नवाचार और डिजिटलीकरण, इनोवेशन एंड डिजिटाइजेशन, क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षेत्रीय सहयोग. नेक्स्ट न्यूज है आपकी एपीओ के बाद नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के नए निदेशक. तो न्यू डायरेक्टर ऑफ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो कौन बने? इनका नाम है अनुराग गर्ग. तो प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने? अनुराग गर्ग. तो ये आपके 1993 बैच के एक आईपीएस अधिकारी है. इसके अलावा बीएसएफ जो कि है एक फोर्स है, उसमें भी आपका डीजी रह चुके हैं, महानिदेशक रह चुके हैं. और आपका एनसीबी के बारे में बात करें तो 1986 में मार्च में बनी थी. और 1985 के तहत एक्ट था, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी. पहले एक्ट आया, उसके बाद ये आपका बना. तो इट वॉज एस्टेब्लिश इन मार्च 1986 अंडर द एक्ट ऑफ 1985. ये देश की शीर्ष केंद्रीय कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है जो मादक पदार्थों की तस्करी से लड़ती है. तो कई बार खुफिया एजेंसी, जैसे रॉ है भारत की खुफिया एजेंसी है जो कि जासूसी करती है, उसी प्रकार से जो एनसीबी है वो भी आपकी एक खुफिया एजेंसी के तौर पे उसको जाना जाता है, जो कि मादक पदार्थों की तस्करी पे रोक लगाती है. आपने सुना होगा कि इंडिया के दोनों ओर मादक पदार्थों के बड़े बड़े 2 ट्रायंगल है, जिनका नाम है गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट, जिसमें कि बहुत सारे देश आते हैं. ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया. इधर बात करें तो लाहौर हो गया, ये लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम, आपका बहुत सारे अन्य कंट्रीज है. तो मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाना, जांच और खुफिया जानकारी एकत्रित करना, अपराधियों की गिरफ्तारी और आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय और सहयोग, जन जागरूकता और नशा मुक्ति अभियान चलाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है. तो और न्यूज जान लेते हैं इस हफ्ते की. ये इस हफ्ते की न्यूज नहीं है, थोड़ा पहले की न्यूज है, इसको भी कवर करते हैं. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 देशों का कूटनीतिक दौरा. तो हाल ही में आप सभी ने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 5 देशों की विजिट की थी, 5 देशों की यात्रा की थी. तो सबसे पहले वो यूएई गई. तो वहां पे वो आपका 2 घंटे उनकी विजिट रही है.
फिर उसके बाद नीदरलैंड जाते हैं, उसके बाद स्वीडन, उसके बाद नॉर्वे और लास्ट में इटली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया 5 देशों का यह उच्च स्तरीय दौरा एक सप्ताह तक आपका चला था। इसका उद्देश्य था भारत की आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तो इस समय आपको पता होगा कि भारत में बहुत सारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो काफी डिस्टर्ब हुई है बिकॉज ईरान का जो वॉर है अमेरिका और इसराइल के साथ, उसके कारण स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो है पूरी तरह से बंद हो चुका था, जिसके कारण पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल की जो आवाजाही है, क्रूड ऑयल है, अन्य जो सामान है वो आपका एक देश से दूसरे देश नहीं जा पा रहा था, जिस कारण से भारत पे इसका काफी इफेक्ट पड़ा, क्योंकि भारत आपका सबसे ज्यादा जो ऑयल है आपका विदेशों से, मतलब क्रूड ऑयल हम बहुत सारा आयात करते हैं, उसके बाद उसको अपने देश में प्रोसेसिंग करते हैं, फिर इस्तेमाल करते हैं। लगभग आपका 85% हम विदेश से ऑयल मंगाते हैं, तो इसका भारत की ऊर्जा सुरक्षा पे काफी प्रभाव पड़ा। इसके अलावा कतर से हमारी जो एलएनजी आती है, जो कि जो गैस है, उस पे भी काफी प्रभाव पड़ा था। बीच में गैस सिलेंडर के दाम आपके बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, लगभग 3000 तक। तो इसको ऊर्जा जो सुरक्षा है इसको सुनिश्चित करना, हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, बदलते वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियों के बीच वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो देशवार बात करें तो सबसे पहले गए थे यूएई, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो फोकस था ऊर्जा सहयोग, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा। तो यूएई के नेतृत्व में बातचीत का मुख्य केंद्र था दीर्घकालिक ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना, पश्चिमी एशिया के संकट से निपटना और तेल गैर तेल व्यापार को बढ़ावा देना। तो अभी आपने सुना होगा हाल ही में कि जब ये वॉर हुआ तो भारत के बहुत सारे जो लोग हैं गल्फ कंट्रीज में आपके काम करते हैं, जिसके कारण उनकी जॉब गई है और वो सारे आपके भारत आ चुके हैं। तो ये भी एक संकट था भारत के सामने। दूसरा था नीदरलैंड। तो नीदरलैंड भी आपके गए हैं, जो कि प्रौद्योगिकी, नवाचार और कृषि पे काफी फोकस करने की बात कही है। तो नीदरलैंड प्रमुख बिंदु यहाँ पे क्या रहे? सतत कृषि, जल प्रबंधन, तकनीक और साझेदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया, विशेषकर एआई, सेमीकंडक्टर और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा। फिर है स्वीडन। स्वीडन जो है एक काफी इम्पोर्टेंट कंट्री है। स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, जो कि हर सूचकांक में आपके पहले स्तर पे होती है, चाहे वो आपका जो पत्रकारों की स्वतंत्रता से संबंधित जो इंडेक्स है, सतत विकास इंडेक्स है, सब में ये आपका पहले होती है। तो स्वीडन की स्वच्छ प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा परिवर्तन और स्मार्ट विनिर्माण विशेषज्ञता का लाभ उठाने पर चर्चा होगी, ताकि भारत के नेट जीरो लक्ष्यों को पूरा किया जाए। तो भारत का उद्देश्य है कि 2070 तक हमें नेट जीरो एमिशन अचीव करना है। जितना हम आपका जो कार्बन है इसका एमिशन करते हैं, उतना ही हम उसको सिंक करने की ऐसी तकनीकी बनाए, जिससे कि हम जितना मतलब एमिट करेंगे उतना ही ज्यादा हम उसको ऑब्जर्व भी कर सकेंगे। जैसे हरित ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल इसमें एक महत्वपूर्ण रोल आपके प्ले कर सकते हैं। नॉर्वे तो 43 साल बाद भारत के ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो कि नॉर्वे की यात्रा पे गए। इसके पहले आपकी इंदिरा गांधी जी ने नॉर्वे की यात्रा की थी। तो नॉर्वे में पत्रकारों के जो सवाल थे उसके कारण काफी चर्चा में रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ये दौरा। तो ब्लू इकोनॉमी और नवीकरणीय ऊर्जा पे फोकस किया गया। स्थानीय समुद्री सुरक्षा प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा, नवीकरण क्षेत्रों में नॉर्वे की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर दिया गया। तो नॉर्वे में आपको पता होगा कि जो लाइट होती है, नॉर्दर्न लाइट आपने सुना होगा, 2 प्रकार की होती है। एक तो नॉर्वे में होती है और एक आपकी ऑस्ट्रेलिया में होती है, जिसको नॉर्वे में ऑस्ट्रेलिया सिस ऐसा कुछ कहा जाता है उसको, जो कि काफी फेमस है। बहुत सारे पर्यटन दुनिया भर से इन जो लाइट है उनको देखने आपके जाते हैं। फिर है इटली। तो इटली के साथ भारत के जो रिलेशन है वो आपके काफी चर्चा में रहे हैं और विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा आपका दिया गया है। तो इटली की प्राइम मिनिस्टर है इस समय जॉर्जिया मेलोनी। तो जो मेलोडी जो डिप्लोमेसी थी वो भी आपकी काफी चर्चा में रही है, आप सभी ने आपका सुना भी होगा। तो ये थी उनकी जो 5 देशों की कूटनीतिक दौरा था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का। नेक्स्ट न्यूज थी, इस साल ब्रिक्स की जो समिट है वो आपकी इंडिया में होने जा रही है। तो ब्रिक्स के रिलेटेड जितनी भी बैठक होती है वो आपकी इंडिया में हो रही है इस समय। तो हाल ही में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी 2026 में भारत में। तो वैश्विक दक्षिण के लिए एकजुटता, सहयोग और समावेशी विकास। ब्रिक्स जो है, जो कि वेस्टर्न जो डोमिनेशन को आपका
काउंटर करने की बात करता है, उनके अगेंस्ट है। वही क्वाड जो कि चाइना के अगेंस्ट है। तो क्वाड में की जो विदेश मंत्रियों की बैठक थी, वहां पे मार्को रूबियो आए थे जो कि चाइना के अगेंस्ट है। ब्रिक्स जो कि अमेरिका इन देशों के अगेंस्ट है और चाइना इसमें है भारत के साथ। तो यहाँ पे भारत दोनों गुटों के बीच, दोनों जो ब्रिक्स और क्वाड में डिवाइड है उनके बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 14 से 15 मई 2026 को नई दिल्ली भारत में आयोजित की गई थी। भारत की अध्यक्षता ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत ने की है, इस बार करेगा। तो बैठक का जो चीज पे फोकस रहा है वो था आर्थिक लचीलापन, वैश्विक शासन में सुधार, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना। तो दिनांक आपका डेट थी 14 से 15 मई 2026, स्थान था, लोकेशन थी नई दिल्ली भारत। मेजबान और अध्यक्ष थे डॉक्टर एस जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, यानी विदेश मंत्री है। और तीसरी जो आपके इवेंट थे इसमें सितंबर 2026 में ब्रिक्स का सम्मेलन इंडिया में होने वाला है। 18वां शिखर सम्मेलन आपका रहेगा और ब्रिक्स देशों की एकजुटता, वैश्विक शांति, स्थिरता और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें ब्रिक्स में बहुत सारी आपकी कंट्रीज जुड़ी है। कुछ इसमें पुराने देश थे जिसमें कि आपके पुराने इसमें 5-6 देश थे। पहले तो 4 ब्रिक्स नाम से बना था, फिर ब्रिक्स प्लस बना, अभी इसमें 11 टोटल देश है। तो इस साल इसकी समिट आपके इंडिया में होने जा रही है, काफी चर्चा में रहेगा। तो इससे संबंधित न्यूज भी आप कवर कर लेना। तो मार्को रूबियो की भारत यात्रा हमने देख ली थी। रणनीतिक साझेदारी को एक नई ऊंचाई पे ले जाने के लिए ये भारत आए थे 4 दिवसीय यात्रा पे। इसके अलावा इन्होंने मोदी जी को इनवाइट भी किया है, कहाँ पे, व्हाइट हाउस में। और द्विपक्षीय वार्ता पहले तो मोदी जी के साथ की, फिर आपका विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ की। इसके अलावा दिल्ली में इन्होंने विशेष मामलों, विशेष रूप से पश्चिम एशिया संकट के विषय पे चर्चा की। क्वाड की बैठक में के अंतिम यात्रा की में आए थे। तो अंतिम यात्रा के चरण में मार्को रूबियो ने दिल्ली में क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल हुए। तो ये विदेश मंत्री के तौर पे इनकी पहली भारत यात्रा थी। सांस्कृतिक भ्रमण की बात करें तो सबसे पहले उतरे थे कहाँ पे, कलकत्ता में। इसके अलावा मिशनरी में, वहां पे काफी चर्चा में रही थी। फिर उसके बाद गए आगरा के ताजमहल, उसके बाद गए थे जयपुर। तो इनके जो अमेरिका और इंडिया का जो आपका तनाव था, मतलब जो संबंध थे काफी तनावपूर्ण दौर से गुजरे। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की जो बहुत सारी ऐसी बात थे, जैसे कि पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है उसको बोला कि मेरा फेवरेट मार्शल है, इस तरह से। तो भारत को काफी बुरा लगा इसके कारण। इसके अलावा अमेरिकी फर्स्ट वीजा नीति भी काफी चर्चा में रही थी। अमेरिका फर्स्ट करने और इंडिया के लोगों को वीजा के लिए वहां पे 1 करोड़ रुपया, कुछ रुपया आपका देना था। इसके कारण भी तनावपूर्ण रहे संबंध। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की इन्होंने तारीफ भी की है। तो रणनीतिक साझेदारी और मजबूत पे फोकस रहा है, मजबूत करना संबंधों को, खास तौर पे हिंद प्रशांत क्षेत्र में रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, व्यापार और निवेश के नए अवसर, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ साझा रूप पे बातचीत की गई। तो ये था इसके बारे में। इसके अलावा आप सभी अच्छे से परिचित होंगे कि हाल ही में मई 2026 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके परिणाम भी निकले थे। तो 5 राज्यों में बदला राजनीतिक परिदृश्य, जनता का मिला बड़ा जनादेश। तो जनता का विश्वास, मजबूत जनादेश, स्थिर सरकार, विकास की नई रफ्तार, सशक्त भारत, सशक्त राज्य। तो असम की बात करें तो यहाँ पे जो सीएम बने हैं वो कौन है, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। तो ये आपका तीसरी बार असम के सीएम बने हैं। तो यहाँ पे बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है, 82 सीटें मिली है 126 सीटों में। तो एनडीए वाला जो गठबंधन है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें बीजेपी के साथ बहुत सारी पार्टियां हैं, और जैसे यूपीए गठबंधन आपका हुआ करता था 2004 के अराउंड। तो इस बार जो यूपीए गठबंधन है वो आपका इंडिया में आपका तब्दील हो चुका है, जिसके अंदर बहुत सारी पार्टियां आती है। वैसे ही एनडीए नाम से एक गठबंधन है। दूसरा है पश्चिम बंगाल में भी इलेक्शन हुए थे, जहां पे 294 सीट आपकी कुल थी। इसमें से आपकी बीजेपी ने 206 सीटें आपकी अर्जित की थी। और वहां पे ममता बनर्जी का जो लंबे समय से, लगभग 10-15 सालों से जो रूल था वो आपका खत्म हो चुका है। इसके अलावा बीजेपी की यहाँ पे पहली बार सरकार बनी है स्वतंत्र, जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है उसके बाद। तो विजयी दल रहा है कौन, बीजेपी। तो शुभेंदु अधिकारी जो कि पहले जो टीडीपी है, जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, उसी में आपके शामिल थे। और 2020 के अराउंड इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था।
तो ये अभी जो पश्चिम बंगाल है उसके नए सीएम आपके बन चुके हैं कौन? शुभेंदु अधिकारी। तो आपको ये याद रखना है। फिर आता है तमिलनाडु के सीएम, आप सभी को पता होगा कि काफी चर्चा में रहे थे। तो कौन बने हैं? सी जोसेफ विजय। तो इनकी जो टीवी के पार्टी थी, जो कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभर के आई थी। हालांकि इसको फुल मेजोरिटी आपकी नहीं मिली थी, पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन जो अन्य पार्टी थी जैसे कि कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों का सपोर्ट इनको दिया। इसके अलावा जो सीपीआई, सीपीएम, इन्होंने भी इनको सपोर्ट दिया। इसके बाद उन्होंने अपना जो मेजोरिटी है उसको प्रूव किया और फिर अपनी सरकार बनाई। तो यहाँ पे आपकी 234 सीटें हैं, कहाँ पे? तमिलनाडु में। और ये अभी यहाँ के सीएम है। तो वहाँ पे जो लगभग बहुत लंबे सालों से आपका डीएमके, एएमडीके का जो दौर था वो आपका उसका अंत हो चुका है और अभिनेता विजय की नई पार्टी टीवीके को काफी बड़ी जीत मिली है। फिर आता है केरल में भी आपके इलेक्शन हुए थे, जहाँ पे आपकी 140 सीटें थी। तो यहाँ पे विजयी दल रहा यूडीएफ और ये आईएनसी के नेतृत्व वाला है, यानी इसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है। और कांग्रेस को यहाँ पे आपकी कितने सीटें प्राप्त हुई थी? 63 सीटें, जिसमें कि यूडीएफ भी आपका शामिल है। दूसरा सीपीएम, जिसको 26 सीटें प्राप्त हुई थी। तो इस तरह से माना जा रहा है कि जो सीपीआई है उसका जो दौर था इंडिया में पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एंड वीडी सतीशन यहाँ के आपके सीएम बने हैं। तो यूडीएफ की वापसी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभर कर आई थी। नेक्स्ट है पुदुचेरी। तो पुदुचेरी में कुल विधानसभा की आपकी 30 सीटें हैं और यहाँ पे भी एनडीए गठबंधन जो है AIRNRC, जो कि एन रंगास्वामी की पार्टी है। तो ये भी बहुत बार आपके सीएम रह चुके हैं पांडिचेरी के, जिसको कि पुदुचेरी के नाम से जाना जा रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने 10 सीटें जीती है, पूर्ण बहुमत हासिल किया है। तो एनडीए को यहाँ पे काफी बड़ा समर्थन मिला है। तो ये थे इस साल के जो 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के रिजल्ट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि किस जो राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। जैसे असम में 126 सीटें वाला विधानसभा है और हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम बने हैं। पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं, यहाँ के सीएम बने हैं शुभेंदु अधिकारी। तमिलनाडु में आपकी 234 सीटें हैं और यहाँ के सीएम बने हैं सी जोसेफ विजय, जो कि एक फिल्म अभिनेता भी थे। और केरल के सीएम बने हैं वीडी सतीशन एंड पांडिचेरी के सीएम बने हैं एन रंगास्वामी, जिनको की 30 सीट जो सदस्य विधानसभा सीट है वहां पे इन्होंने बीजेपी के साथ आपका गठबंधन की सरकार बनाई है और ये आपका एनडीए का एक अलायंस है। और 10 सीटें इन्होंने जीती, 50 सीटें बीजेपी ने जीती। तो इनको भी आपका बहुमत हासिल हो चुका था। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि आपकी काफी चर्चा में रही थी। इसके अलावा बहुत सारी न्यूज आपकी चर्चा में रही है, जैसे कि आपके नए सीडीएस बने हैं। इसके अलावा हाल ही में आपका बहुत सारे जो पुरस्कार है उसका वितरण किया गया था, जैसे पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा बहुत सारी न्यूज आपकी काफी चर्चा में रही थी और आपने याचिका समिति के बारे में सुना होगा, जिसको कि राघव चड्ढा को उसका आपका अध्यक्ष बनाया गया है, वो भी चर्चा में रही थी। इसके बारे में हम कल बात करेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज की देश दुनिया की तमाम खबरों में आप इतना ही, और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।